हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का होमलैंड एकेडमी पे। मैं हूं आपका दोस्त मनीष मिश्रा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बायोलॉजी के क्लास 9 का चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का सबसे फंडामेंटल यूनिट यानी सेल की बात हम कर रहे हैं, जो सबसे मौलिक है, सबसे बेसिक है। अगर हम बात करें इसे, एक बड़े महल की आप बात कर लो तो उसका शुरुआत एक ईंट से होता है। ऐसे हम कितने भी बड़े मतलब हमारी शरीर हो जाए, कितनी भी डिफरेंट वैरायटी हमारे अंदर आ जाए, लेकिन सबकी कंपोजिशन या सबका स्टार्टिंग जो है वो एक सेल से ही होता है। तो सेल हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों यूनिट है। तो आज हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। चैप्टर बहुत आसान है लेकिन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका ये सेल चैप्टर क्लियर हो जाता है तो आगे के आपका चाहे टिश्यू पढ़ना हो या कुछ भी, आपके लिए बहुत ही आसान पड़ेगा। बिना कुछ देर के चलिए शुरू करते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमारे लिए पहले ऐसा कॉन्सेप्ट था कि हम इसके बारे में बहुत कम जानते थे, लेकिन कहा जाए तो एक लोगों के उस समय के हिसाब से बहुत इनसिग्निफिकेंट डिस्कवरी थी जब रॉबर्ट हुक ने इस सेल को डिस्कवर किया था। वो अपने द्वारा ही बनाए गए एक माइक्रोस्कोप से एक जो पेड़ का सूखा टहनी होता है, बार्क होता है, उसी का एक पार्ट ना वो उसको मैग्नीफाई करके देख रहे थे। उस कॉर्क को जब उन्होंने मैग्नीफाई किया, उसको उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो उन्हें कुछ हनी कॉम जैसा स्ट्रक्चर लगा। हनी कॉम मतलब आप मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं, तो छोटे 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 उसी तरीके के कंपार्टमेंट जैसा उनको दिखा। तो वो उन्होंने उसको नाम दे दिया सेल। सेल क्यों कहा? सेल आप ऐसे कह सकते हैं, इसे छोटे छोटे कमरों को सेल कहा जाता है। या फिर आप किसी जेल वगैरह का अगर आप देखें, सेंट्रल जेल हो गया है कुछ, जिसमें बहुत सारे कैदियों के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने रहते हैं, वहां पे उन्हें सेल कहा जाता है। तो कुछ उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उन्होंने भी क्या कहा, सेल कहा। ये बात है 1665 की। रॉबर्ट हुक ने उसको डिस्कवर किया और उसके बाद के होने वाली सारी डिस्कवरीज क्या है, वो एक पे एक डेवलपमेंट होती गई। और उस तरीके से क्या हुआ, वो लोग अपनी अपनी डिस्कवरीज को एक ही साथ मतलब क्या है पूल करते हुए और हमारे लिए एक अच्छा खासा नॉलेज बेस बना दिया। तो जैसे जैसे मैग्नीफाइंग पावर बढ़ी, जैसे जैसे मैग्नीफाइंग पावर बढ़ती गई माइक्रोस्कोप की, उसी तरीके से क्या हुआ, उनका जो है जो नॉलेज बेस है वो बढ़ता गया। हम आज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जमाने में पहुंच चुके हैं, जहां पे हमारी मैग्नीफाइंग पावर 1000 टाइम्स बढ़ चुकी है, उससे भी ज्यादा। तो अब हम जिन ऑर्गेनल्स को जिनको हम आज प्रॉपरली स्टडी कर पाते हैं, वो पहले क्या था, शुरुआती केवल ऑब्जर्वेशन। तो आइए अब हम चैप्टर में घुसते हैं एक एक करके, स्टेप वाइज सबको समझते चलते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। हम जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित है वो किसके बने हैं? तो हमने पहले ही बता दिया कि जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो दोनों ही सेल है। मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो भी बना हुआ है सेल का। और जो आज हम क्रियाएं कर पा रहे हैं, चाहे हम बात कर लें हर लिविंग ऑर्गन्स के एसोसिएटेड कुछ चीजें होती है, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, रीजनरेशन हो गया, सब कुछ क्या है, कहीं ना कहीं सेल से होगी। ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, सेल से सेल का जो मतलब एक मैट्रिक्स बनता है, तो सेल से ही मिला के बनता है टिश्यू। तो जो सेल एक अकेला सेल जो काम करेगा, वही ग्रुप ऑफ सेल मिला के थोड़े बड़े लेवल पे कर देंगे। अगर उन्हीं टिश्यूज को आप फिर कंबाइन करें, टिश्यूज को आप फिर इकट्ठा करेंगे, तो क्या बन जाएगा, वो ऑर्गन बन जाएगा। और वो पर्टिकुलर ऑर्गन आपका एक ही टाइप का काम करता है। फिर ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो सेल जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बने होते हैं सेल के। अच्छा, सेल भी आपका आगे एक कहानी बताता है कि कई बार क्या होता है, सिंगल सेल भी काफी होता है पूरा पूरा एक ऑर्गेनिजम्स की जीवन को चलाने के लिए। तो आप बात करेंगे ऐसा कुछ होता है क्या? तो हाँ, इसका जवाब है बिल्कुल। क्योंकि आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यूनि मतलब होता है वन, सेलुलर मतलब एक ही सेल के बने हुए। तो जैसे बहुत सारे एग्जांपल, आपने बैक्टीरियाज का नाम सुना होगा, बैक्टीरियाज हो गए, कुछ और मतलब जो स्मॉल प्लांट्स वगैरह हो गए, थैलोफाइटा वगैरह में क्लेमाइडोमोनास हो गया, कारा हो गया, ये सब क्या है, ये सब यूनिसेलुलर है। आपका एमीबा हो गया। तो मोस्टली बैक्टीरिया से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो केवल एक ही सेल के होते हैं। लेकिन हाँ, अब बैक्टीरिया का एक छोटा सा एक अकेला सेल कितना उत्पाद मचा सकता है, वो तो आप उनसे पूछे जिनको टाइफाइड हो गया। टाइफाइड किससे होता है? एक सिंगल बैक्टीरिया होता है, इसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफाइड। किसी को टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, तो किससे होता है? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस।
तो ऐसे छोटे छोटे एक एक क्या है, एक एक सेल वाले बैक्टीरिया हैं जिन्होंने क्या किया है, हम लोगों का जीवन काफी मुश्किल बना दिया है कई बार। तो हम क्या करते हैं, हम उनको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनकी शरीर में, उनकी शरीर केवल एक सेल की बनी होती है। उस सेल में जो जो वो क्रियाएं करते हैं, जैसे उन्हीं का सेल रिप्रोडक्शन करता है, मतलब एक सेल से दो सेल बना देता है। उन्हीं का सेल डाइजेशन करता है, मतलब जो भी मॉलिक्यूल है, किसी को भी जिंदा रहने के लिए फूड मॉलिक्यूल्स या एनर्जी की जरूरत है। तो हमारी भी एनर्जी होती है, हम एनर्जी कहाँ से पूरी करते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसी खाने से एनर्जी मिलती है। तो ऐसे वो भी जो सेल सिंगल सेल वाले हैं, यूनिसेलर, वो भी लोग जब कुछ खाते हैं या कुछ इंगल्फ करते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी मैकेनिज्म उसी सेल में होगा। मतलब सेल के अंदर जितना हमारे अंदर, तो हमारा पेट डाइजेशन कर देता है हमारे लिए, तो वो क्या है, वो बैक्टीरियाज के लिए उस सेल में ही कुछ ना कुछ होगा जो डाइजेशन कराता होगा। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है, वो उनकी लाइफ जो सिंगल सेल पे ही आधारित है, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज्यादा सेल पाया जाता है वो भी है मल्टीसेलुलर। अच्छा, हम और आप भी एक ही सेल से आए हैं। जब किसी का भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मतलब समझिए एक इंसान रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में आने से जब आप स्पर्म और ओवम को मिलाते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है। वो जाइगोट मतलब जो एक माता के अंदर एक जाइगोट रहता है, वही जाइगोट आगे चल के ना एक सेल से दो सेल, फिर दो सेल से चार सेल, ऐसे बढ़ते बढ़ते ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोसिस्ट, ऐसे फेजेस से होकर फीटस बनता है, उसके बाद बच्चा बनता है। मतलब सोचिए, आज इतनी बड़ी शरीर केवल कभी ना कभी एक सिंपल सा जाइगोट रही, सबके साथ ही होता है। तो हमने भी क्या है, लाइफ को इवॉल्व होते देखा है। हम एक बच्चे को मतलब कंसीव होने से लेके उसकी डिलीवरी तक में हम ये देखते हैं कि लाइफ कहां से कहां तक ट्रांसफॉर्म होकर आ चुकी है। तो उसको पढ़ने के लिए हम आ जाते हैं यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। तो आप समझ गए, यूनिसेलुलर मतलब जो सिंगल सेल से है, और मल्टीसेलुलर मतलब उससे ज्यादा। फिर डिफरेंट सेल्स परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। हमारे अंदर ही क्या जो सारे सेल हैं सबका काम एक ही है? आप ऐसे सोच के देखिए, बाकी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। देखिए, आपके शरीर में कई टाइप के सेल होते हैं, सबका काम अलग अलग होता है। जैसे आपके शरीर के अंदर ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। ब्लड सेल्स, जो आरबीसी की बात करो, आरबीसी के अंदर तो न्यूक्लियस भी नहीं होता है। उनका काम क्या होता है, शरीर में जो खून, लाल खून दौड़ रहा है, वो क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन को और कार्बन को यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करा रहा है। ठीक है। आपके अंदर मसल सेल्स हैं। मसल सेल्स का काम क्या है, मसल सेल्स का काम है आपके हाथ पैर को क्या मूवमेंट कराना। वो एक छोटा सा सेल, जो एक्टिन मायोसिन वाली बात आती है, वहां से छोटा सा सेल मूव करता है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स कोऑर्डिनेट करके मूव करते हैं, तब आपका एक हाथ पैर या कुछ भी आप जो मूव कराना चाहें वो मूव कराते हैं। फिर आपके शरीर में होते हैं नर्व सेल्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है, अगर आपको कोई चुप्पी काट ले तो ये पता कैसे चल जाता है, अगर आप किसी गर्म चीज को छू लें तो कैसे पता चल जाता है और वहां से आप हाथ हटा लेते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है कि कुछ गर्म चीज टच हो गई या कुछ कोई चीज आपको चुभ गई, किसी ने आपको पिंच किया, ये सब इंफॉर्मेशन है ना, ये नर्व सेल्स ले जाते हैं। नर्व सेल्स जिसका मतलब जो न्यूरॉन जिसके मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो भी सेल्स हैं। उनका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स कंडक्ट कराना एक जगह से दूसरी जगह। फिर ऐसे आपके बोन सेल्स होते हैं। ठीक है। बोन सेल्स के अलावा आप ऐसे सोच सकते हो कि आपके पास, अगर आप मेल हो तो आपके पास स्पर्म सेल्स हैं। उन सेल के अंदर, स्पर्म सेल्स के अंदर इतनी पावर होती है कि एक नए लाइफ को जन्म दे सकते हैं। अगर आप फीमेल है तो आपके अंदर ओवम होगा, वो भी क्या है, एग सेल आपका, वो भी इसी तरीके से कैपेबल होता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, सबका काम अलग अलग है कि नहीं? बिल्कुल। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेल्स हैं वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन उसी तरीके से सेट होती है। फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल, कि अब हम एक बेसिक सेल की, चाहे प्लांट सेल की बात कर लीजिए चाहे एनिमल सेल की, मैं उसके बारे में आपको प्लांट्स और एनिमल सेल में एक फर्क, दो फर्क जो है उनके अंदर डिफरेंसेस वो बता दूंगा। बट फिलहाल के लिए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल। ये इस आपके सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल बताने का कारण यही है क्योंकि इसमें सेल वॉल है। ये जो होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल, लगभग आप कह सकते हैं बहुत सारी चीजें एक जैसी होती हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में नहीं होती। जैसे कि ये सेल वॉल जो है ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता। फिर दूसरी बात आप देख लोगे, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहीं ना कहीं क्लोरोफिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके पास होता है। तो हम तो अपना खाना खुद बनाते नहीं है, मतलब खाना मम्मी किचन में बनाती है अलग बात है, लेकिन हम मतलब
हमें बाहर से चीजों की मदद जरूरी पड़ती है, बाहर से चीजें ला के तब हम खाना बना पाते हैं। घर में राशन ना हो तो मम्मी भी कैसे खाना बनाएंगे। लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट होने से क्या होता है, आप केवल धूप से, मतलब धूप ले लो, वाटर आपको मिल जाए सॉइल से, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, और ये क्लोरोफिल है। तो आप सोचिए, आप फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, मतलब खुद का खाना बना सकते हैं। पौधे की कभी आपने सब्जी काटते देखा है? नहीं ना। तो वो क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट्स में होता है। ठीक, फिर ऐसे कुछ चीजें होती है, जैसे आपका वैक्यूल हो गया। वैक्यूल ये है जो फूड स्टोरेज का काम करता है, अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो वैक्यूल क्या होता है, ये एनिमल सेल में बहुत पाया भी जाता है, तो बहुत छोटा पाया जाता है, वरना प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इन्हीं एक एक स्ट्रक्चर्स को अच्छे से पढ़ते हैं। पहले पे आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपके प्लांट्स और एनिमल सेल दोनों के लिए कॉमन है। अब हम इसी तरीके से पढ़ते जाएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, जो ये सेल की ना आउटर कवरिंग होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है, वो एक सेल से सेल के बीच में कांटेक्ट बनाता है। अगर आप ऐसे सोचो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना वो सेमी परमिएबल होता है। अगर आपको आपके घर का दरवाजा जाम हो जाए, आप खुल नहीं सके वो, तो ना आप बाहर कुछ लाने के लिए जा सकते हो, ना बाहर से कोई आपको कुछ देने के लिए आ सकता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जब भी कोई मटेरियल है, हम इसके अंदर बता रहे हैं कि रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, और आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो बिना किसी सेल से सेल के कांटेक्ट के तो हो नहीं सकता है। तो इसके लिए क्या होता है ना, इनके सेल के कुछ मॉलिक्यूल्स को बाहर भी जाना होता है, और बाहर से कुछ चीजों को अंदर भी आना होता है। तो इसके लिए ना आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत अच्छा काम करता है। वो कुछ ना कुछ सेमी परमिएबल नेचर का होता है। सेमी परमिएबल मतलब, सेमी माने थोड़ा सा, परमिएबल माने जो आदान प्रदान को इजाजत दे। ठीक है, तो सेमी परमिएबल नेचर होने से क्या हो जाता है, चाहे आपको बाहर से वाटर मॉलिक्यूल्स की जरूरत हो, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब अंदर लाना या बाहर भेजने की जरूरत हो, या आपको ऑक्सीजन चाहिए या और कोई न्यूट्रिशन चाहिए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इससे आदान प्रदान हो जाता है। ये पोरस होता है, सेमी परमिएबल। अच्छा, आप पूछेंगे सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किसका होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड और प्रोटीन का। हमें सिंगर और निकोलसन ने ये मॉडल बताया था, जिसमें प्रोटीन और लिपिड की बाइलेयर बनती है। वहां से क्या होता है, जो आपका मॉलिक्यूल्स हैं या कुछ भी सब्सटेंस है, वो इन एंड आउट हो सकता है। फिर अगले नंबर पे आ जाता है आपका, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया। अब आ जाते हैं आपके सेल वॉल पे। सेल वॉल बेटा एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। रिजिड माने कठोर होता है। ये आपका सेल्यूलोज का मोस्टली बना होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ये क्या करेगा, सेल को एक स्ट्रक्चर, एक शेप प्रदान करके रखेगा। कई बार ऐसा होता है कि सेल में मान लो बाहर से पानी आ रहा है। अब बाहर से पानी आ रहा है, तो पानी आते आते क्या होगा, अगर सेल कहीं ऐसे फूल के बर्स्ट हो गया, तो होते हैं तीन टाइप के सोल्यूशन होते हैं। जैसे एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, जिसमें सेल में बाहर से बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। तो ये आता कैसे? अच्छा हाँ, मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बताना भूल गया। ये जो भी सेल्स के अंदर आदान प्रदान हो रहा है, वो एक प्रोसेस की मदद से हो रहा है, जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ग्रेडियंट की मदद होती है। जैसे अगर मान लो आपके पास एक किशमिश है और आप उसको पानी में डाल दो, तो पानी में डालोगे तो आप क्या महसूस करोगे, किशमिश के अंदर पानी कम है, ग्लास में पानी ज्यादा है, तो बाहर जो ज्यादा है वहां से कम की तरफ चीजें अपने आप आ जाती हैं। तो क्या होगा, वो किशमिश थोड़ा सा फूल जाएगा। ऐसे आप एक अंगूर को धूप में रख दो, अंगूर को आप जानते हो अंगूर के अंदर पानी है, लेकिन बाहर सरफेस में पानी नहीं है, तो वहां धूप पड़ेगा तो क्या होगा, अंगूर से अंदर से पानी बाहर चलेगा, मतलब जहां ज्यादा रहेगा वहां से कम की तरफ जाएगा। तो ये होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन की मदद से चीजें अंदर से बाहर होती है। फिर हम सेल वॉल क्या कहते हैं, हाँ, अगर मान लो सेल ज्यादा पानी पी ले गया, तो कहीं ना कहीं सेल बर्स्ट ना हो जाए, इसलिए क्या होता है, इसलिए ये सेल वॉल ना इसको मदद करता है फिक्स रहने। और सेल वॉल छूने में भी काफी हार्ड रहता है। जैसे आप कभी भी आप एक प्लांट के स्टेम को टच करिए, प्लांट्स में सेल वॉल होते हैं, वो हार्ड रहेगा। आप अपने शरीर को टच करिए, ये हार्ड नहीं है, क्योंकि हमारे पास सेल वॉल नहीं है, हमारे पास सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, तो सेल वॉल का काम क्या होता है, उसको एक फिक्स्ड शेप देकर रखना। ठीक, फिर अगले पे आते हैं न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस बेटा नाम से मतलब, न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्र, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियस जो यहाँ पे है, सेल वॉल हम पढ़ चुके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ चुके, न्यूक्लियस पे आता है। न्यूक्लियस का क्या काम है, न्यूक्लियस में आपके डीएनए होता है। अब अभी आप सोचेंगे सर डीएनए क्या होता है, तो डीएनए बेटा जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर है, हर एक लिविंग चीज के अंदर है, जो ये बताता है कि हमारी कंपोजिशन क्या है, हम कैसे होंगे। आप छोटा सा बच्चा है,
6 महीने का अगर वो है, तो आप नहीं जानते हो लंबा होगा कि मतलब छोटा होगा, मोटा होगा, दुबला होगा, गोरा होगा या कैसा होगा, या सब कुछ सारी चीजें क्या है समय के साथ और पता चलती जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसा है न्यूक्लियस के अंदर, अगर आप उसका डीएनए देख लो तो उसको आप तुरंत ही बता पाओगे कि हाँ इसका क्या कुछ होगा। सारी कोडिंग होती है इंसान की कि कैसे वो इंसान रहेगा या कैसे वो पौधा रहेगा, क्या क्या इसकी क्षमताएं होंगी, क्या क्या इसकी कमियां होंगी, सारी चीजें इसमें स्टोर होती हैं। और ये क्या होता है, ये डबल मेम्ब्रेन का होता है बेटा। डबल मेम्ब्रेन मतलब एक तो ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे सेल के लिए है ही, लेकिन दूसरा है न्यूक्लियस के लिए भी अपना मेम्ब्रेन है, जो क्या करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको, न्यूक्लियस को कवर करके रखता है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं आपके जेनेटिक मटेरियल, जिसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए। ठीक है, ये क्या करता है, जब भी सेल से क्या होगा, सेल को कोई नया प्रोटीन बनाना होगा तो इंफॉर्मेशन जो है ये न्यूक्लियस अपने अंदर से भेज देगा एमआरएनए की मदद से। ये सब आप 11th 12th में पढ़ोगे। इसमें क्या है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सब जेनेटिक्स का पार्ट है, आप आगे पढ़ोगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि क्या प्रोटीन बनानी है, सेल का क्या हुलिया होने वाला है, ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, ये सब कुछ तय करेगा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ा पोरस होता है, मतलब उसमें भी छेद होते हैं, मतलब मटेरियल अंदर से बाहर आ जा सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे जो भी ये खाली ग्राउंड मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस के बीच में, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपका एक खाली स्पेस है, जो क्या होता है, जिसके अंदर सारे के सारे ये ऑर्गेनेल्स, मतलब ऑर्गन के छोटे फॉर्म कह लो, ऑर्गेनेल्स हैं, सारे पाए जाते हैं। तो सेल, साइटोप्लाज्म क्या है, सेल का सबसे बड़ा भाग है। इसी को आप ऐसा कह सकते हो कि सारी जो सेलुलर एक्टिविटीज होती है इसी के अंदर होती है। मतलब सेल में डाइजेशन हो रहा है तो भी साइटोप्लाज्म में, पैकेजिंग हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सब कुछ क्या होगा, इसी साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म आपका एक काफी बड़ा एरिया है, और यहाँ पे बहुत सारे अमीनो एसिड्स भी रहते हैं, मतलब इसको पूल ऑफ अमीनो एसिड कहा जाता है। क्योंकि जब भी कोई प्रोटीन बनाना होगा सेल के अंदर तो क्या होगा, प्रोटीन बना होता है किससे, प्रोटीन बना होता है आप अमीनो एसिड्स के, आप क्या कहते हैं, चेन बनाने से। एक अमीनो एसिड होती है, अमीनो एसिड को लाइन से लगा दो, कैसे एक अमीनो एसिड को मोती कह लो और ढेर सारी मोतियों को लगा दो तो माला बन जाएगा। ऐसे एक अमीनो एसिड क्या है, मोती है, और ढेर सारे अमीनो एसिड तो वो बन जाएगा प्रोटीन। मतलब ढेर सारे अमीनो एसिड को प्रोटीन बोलते हैं। तो प्रोटीन के लिए जो सबसे छोटा यूनिट होता है, एक टुकड़ा, जिसको मोनोमर बोलेंगे, मोनोमर आपका इसी साइटोप्लाज्म से मिलेगा। ठीक है, बल्कि जिम जाने वाले इसका नाम सुने होंगे, BCAA, ये भी होता है ना बेटा प्रोटीन बनाने के लिए, तो इसको बोलते हैं ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड। ये क्या है, मैंने बोला ना पूल ऑफ अमीनो एसिड, मतलब यहीं से अमीनो एसिड मिलेगा और इसी अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो आपका हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये सारी तीनों चीजें, ये सब में कॉमन होगा, चाहे आपका कोई सा भी सेल, हर एक सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म होगा। बाकी आप अगर ऐसे कहें तो आपके न्यूक्लियस अगर प्रॉपर है या नहीं है, इसके आधार पे भी दो चीजें हो सकती हैं। एक हो सकता है जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह अच्छे से नहीं बना है, तो उसको बोलेंगे हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस, मतलब पुराने टाइप का न्यूक्लियस, प्राचीन कह लो, जिसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव यानी पुराना, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। तो दो टाइप के हमारे पास होते हैं, मतलब प्रोकैरियोट और एक होता है यूकैरियोट। यू माने वायु यू वाला नहीं, ईयू वाला। ईयू माना होता है, इसका मतलब होता है गुड न्यूक्लियस। तो जो हम लोग हैं या प्लांट्स हैं, इनके पास गुड न्यूक्लियस होता है। और जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह के पास क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने सेल ऑर्गेनेल्स के एक एक करके कि किसका क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER। सेल में आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं और दोनों का अपना अपना काम होता है। पहले तो होता है रफ एंडोप्लाज्म। रफ कहने का मतलब क्या है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इस पर रफ रहेगा, मतलब दाने दाने जैसे ऐसे राइबोसोम्स लगे रहेंगे। इन्हीं राइबोसोम्स के लगने के कारण हम इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्म, क्योंकि रफ हो जाता है। लेकिन हाँ बेटा एक चीज याद रखिएगा, जहां पे भी आपका राइबोसोम रहेगा, राइबोसोम से आप आंख बंद करके एक चीज कह लोगे, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा।
प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब होता है कि ये क्या करेगा, प्रोटीन बनाने में आपकी मदद करेगा। तो जब RER की हम बात कर रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो क्या है, जिसके पास राइबोसोम लगे हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, उसी बगल में जहां पे राइबोसोम नहीं लगे रहते हैं, वो सरफेस स्मूथ रहता है, तो उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम होता है फैट और लिपिड का सिंथेसिस कराना। जो आपके सेल में फैट और लिपिड की जरूरत होगी वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक करा के देगा। फिर आ जाते हैं हम आपके गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस का क्या काम होता है, गोल्गी अपैरेटस आपका पैकेजिंग का काम करता है। मतलब आपका जो भी प्रोटीन बना है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो भी लिपिड बना है, जो भी कुछ प्रिपेयर हुआ है, उसको पैक करके और ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है, चाहे एक सेल से दूसरे सेल में या सेल में ही एक जगह से दूसरी जगह। तो गोल्गी अपैरेटस को सर कैमिलियो गोल्गी ने फाइंड किया था। गोल्गी अपैरेटस का काम क्या होता है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। आप जो भी मटेरियल यहाँ से बन रहा है कहीं से, उसको पैक करके और ट्रांसपोर्ट करेगा। कई बार ये सिंपल जो शुगर होता है उसको कॉम्प्लेक्स शुगर वगैरह में भी बना के ट्रांसपोर्ट करता है। फिर आ जाते हैं हम लोग, ये एक भैया यूनिक फीचर है केवल प्लांट्स के लिए, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपका प्लास्टिड में पाया जाता है। प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट दो टाइप के, मतलब प्लास्टिड में दो टाइप के प्लास्ट होते हैं, जैसे एक क्रोमोप्लास्ट होता है और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमो मतलब होता है कलर से संबंधित, तो क्रोमोप्लास्ट में आपका क्लोरोप्लास्ट आ जाता है। लेकिन एक ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट को आप कह सकते हैं कलरलेस प्लास्टिड या व्हाइट प्लास्टिड। ये काम क्या होगा, जो आपका ल्यूकोप्लास्ट होगा वो लिपिड और फैट वगैरह वाली बात आ जाएगी, लेकिन ये क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका पाया जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वही कंपोनेंट जिसकी हमने चर्चा की थी, वो फोटोसिंथेसिस में काम आएगा। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब प्रेजेंस में बनाना। लाइट के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं लोग, खाना बनाते हैं अपना, इसीलिए इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, एक ही जगह खड़े खड़े बेचारे, सनलाइट और ये क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, क्लोरोफिल प्रोवाइड करना, जो क्या होगा आगे इनके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। फिर हम बात करते हैं वैक्यूल की। वैक्यूल बेटा कुछ नहीं है, बड़ा दूध का बोरा समझ लो, जिसमें आप जो भी मटेरियल है उसको भर देते हैं। तो ये क्या है, वैक्यूल का भी सेम काम है। वैक्यूल का काम है स्टोरेज करना। क्या काम है, स्टोरेज करना। जो भी मॉलिक्यूल्स है, फूड मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी एंजाइम्स हैं, उनको क्या करेगा, ये स्टोर करेगा। स्टोर करा के बाकी जब भी सेल को जरूरत होगी तो वो उसे प्रोवाइड कराएगा। ये वैक्यूल बेटा इतना बड़ा होता है, कई बार पूरे सेल, अगर मान लो जितना बड़ा सेल है उसका 60-70%, 80% तो वैक्यूल ले लेता है। प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में पाया भी जाता तो बहुत छोटा पाया जाता, लेकिन प्लांट सेल्स में इनका बहुत अच्छा खासा रोल होता है। फिर आ जाते हैं, हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ये आपका ऐसा कह लो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स की बात हो रही है यहाँ पे। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल लेयर्ड होता है। जैसे सेल न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन था, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। और इनका काम होता है, ये एनर्जी के लिए मतलब रेस्पॉन्सिबल होता है, सेल्स को एनर्जी देते हैं, इसीलिए हम इनको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। पावर हाउस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एटीपी सिंथेसिस करा रहे हैं। अच्छा आप सोचो, आप खाना कुछ भी खाते हो, आपको एक समान एनर्जी महसूस होती कि नहीं? जरूरी है आप हर बार पौष्टिक खाना ही नहीं खाते हो, कई बार आप जंक फूड खा लोगे, कई बार दाल चावल खा लोगे, कई बार बहुत हाईली न्यूट्रिशियस सैलेड वगैरह खा लो, लेकिन हर बार आपको एनर्जी फील हो जाती है। क्यों? क्योंकि किसी भी टाइप का खाना खाओ, हर बार आपकी एनर्जी एक ही टाइप की बनती है, उसको बोलते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपका एडीपी के फॉर्म में होता है डाइफॉस्फेट, लेकिन जब आपका ग्लाइकोलाइसिस होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है, तो क्या होता है, वहां पे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाता है और डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट की तरफ चल जाता है मामला, रिडक्शन हो जाता है एनएडीपी और एफएडीएच का। तो ये क्या कह लेंगे हम उसको, ये जो एनर्जी होती है एटीपी के फॉर्म में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सेल को एनर्जी देती है और सेल अपना काम फिर कर पाता है। हर एक काम के लिए एनर्जी चाहिए, जो कि काम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये डबल मेम्ब्रेन का होता है और हाँ, इसके पास अपना एक डीएनए भी होता है। प्लास्टिड के पास भी होता है, प्लास्टिड के पास भी अपना डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है और ये डबल मेम्ब्रेन वाला होता है। ठीक है, फिर हमने राइबोसोम्स का पढ़ लिया था। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। फाइनली एक लास्ट चीज हमारे पास बच रही है यहाँ पे, जिसको बोल रहे हैं हम लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स,
बेटा इसका काम होता है डाइजेशन का। जैसे हमारे लिए शरीर में हमारे पेट है जो खाने को पचाने का काम कर रहा है, ऐसे ही ये है जिसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, सेल के लिए डाइजेशन का काम करता है लाइसोसोम्स। जब भी आप सेल कुछ भी खाएगा पिएगा या सेल के अंदर जो भी कुछ फॉरेन पार्टिकल या कुछ भी आए तो उसको क्या करना है, लाइसोसोम्स का काम है उसको पकड़ के क्या करना है, डाइजेस्ट करा देना। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है सेल्स डैमेज हो जाते हैं, और वो सेल पूरा क्या हुआ, अगर सेल पूरा दूसरे सेल को नुकसान ना पहुंचा दे इसलिए क्या करते हैं, ये कई बार खुद बर्स्ट कर जाते हैं, मतलब ब्लास्ट कर जाते हैं, दग जाते हैं और अपने साथ साथ पूरे सेल को भी खत्म कर लेते हैं, ताकि वो सेल भैया इन्फेक्टेड हो चुका है, खराब हो चुका है, तो वो सेल दूसरे सेल को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए ये क्या करते हैं, एक तरीके से सुसाइड कर लेते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। ठीक है, सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे सेल में डाइजेशन का काम करते हैं। अच्छा, लाइसोसोम्स को प्रोडक्शन आरईआर करके देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सेल ऑर्गेनेल्स भी कंप्लीट हो गए हैं और अब हम फाइनली बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सेल डिवीजन। मतलब एक सेल से दूसरे सेल, जैसे मैंने बताया ना कि आप शुरुआत में क्या था, हमारा और आपका शरीर एक जाइगोट था, जाइगोट से बनते 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 आज हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि हमारे शरीर का ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। लेकिन एक सेल से यहाँ तक आने के लिए क्या प्रक्रिया के थ्रू जाना होगा आपको, वो जाना होगा सेल डिवीजन के। सेल डिवीजन में एक सेल से दूसरे सेल पे जाते हैं, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, इस तरीके से पुराने सेल्स रिप्लेस होते जाते हैं और नए सेल उनकी जगह पे आते जाते हैं और हमारी ग्रोथ होती रहती है। लेकिन ये 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के सेल डिवीजन। किस टाइप के, एक हो जाता है आपका सोमैटिक और दूसरा होता है जर्मिनेटिव। मतलब एक सेल डिवीजन तो ऐसा है जिसका नाम है माइटोसिस। माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। माइटोसिस को जब हम पढ़ते हैं तो माइटोसिस कहता है कि आपका जो भी सेल है शरीर में, ये रिप्रोडक्शन वाले सेल्स के अलावा, मतलब जिससे आप जर्मिनेशन, जिससे आप आगे क्या कर रहे हैं, लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपका स्पर्म प्रोडक्शन या फिर ओवम का, इसके अलावा जो भी सारे जो सोमैटिक सेल्स हैं उनका डिवीजन होता है माइटोसिस। मतलब सेम टू सेम जैसा सेल रहेगा वैसा ही क्या होगा, उसके 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2n है, 2n से क्या हुआ, 2 2n बन गया, मतलब एक ही जैसे सेल से 1 से 2 सेल बन गए। इस तरीके से सेल क्या होते हैं, डिवाइड करके बढ़ते जाते हैं। ये आपका सोमैटिक के लिए। लेकिन दूसरा होता है प्रोसेस माइटोसिस, ये केवल जर्मिनेटिव है। मतलब कि इसमें आपका 2n है ना, वो n में हो जाएगा, मतलब क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स का मैंने आपको बताया था, क्रोमोसोम्स होता है आपके न्यूक्लियस में। लेकिन बेटा एक चीज और, क्रोमोसोम हमेशा विजिबल नहीं होते, क्रोमोसोम्स हमेशा विजिबल नहीं होते। क्रोमोसोम विजिबल कब होते हैं, जब सेल डिवीजन का टाइम आता है नॉर्मली, वरना न्यूक्लियस के अंदर जो रहेगा उसको बोलते हैं क्रोमैटिन, जो कि नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के अराउंड रैप्ड रहते हैं। प्रोटीन आपका आप 12th क्लास पढ़ोगे, H2A, H3, H2A, H2B, H3, H4, H1 लिंकर। ये क्या होता है, ये प्रोटीन्स होते हैं जिनके अराउंड डीएनए आपका रैप होता है क्रोमैटिन, तो वो हाईली कॉइल्ड रहता है। अगर आप कॉइल को खोलोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ विजिबल होगा किस समय पे, सेल डिवीजन का। मतलब जैसे ये क्रोमैटिन ऐसे से रहेगा, बहुत सारा कॉइलिंग रहेगा, लेकिन जब सेल डिवीजन का टाइम आएगा तो वो ऐसे ऐसे ये आपके क्रोमोसोम विजिबल बन जाएंगे। यहाँ पे क्या है, माइटोसिस में आपका क्रोमोसोम सेम टू सेम जो है वो आपके आगे कॉपी हो जा रहा है, जो क्रोमोसोम यहाँ पे थे वही यहाँ और यहाँ चले गए। लेकिन जर्मिनेटिव में क्या होगा, ये क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। देखिए 2n से कहां चलेगा, n पे, और ये n पे, मतलब ये क्या है, हाफ है। हाफ ऐसा क्यों है बेटा, हाफ इसलिए है क्योंकि ये है आपका, अगर मान लो चाहे स्पर्म है चाहे ओवम है, ये आपका एक n इधर से जाएगा और फीमेल, या आप अगर फीमेल हो तो उधर मेल तरफ से भी n आएगा, n और n मिलके बना देगा 2n, और ये जो होगा इसको बोलोगे आप जाइगोट, और ये जाइगोट आगे माइटोसिस करता हुआ आपको पूरा ऑर्गेनिज्म बना के दे देगा। तो ये हो गया आपका सोमैटिक के लिए, मतलब शरीर में रिप्रोडक्शन वाले पार्ट को छोड़ के और हर जगह पे हो रहा है माइटोसिस, जिसमें सेम क्रोमोसोम नंबर आगे बढ़ रहा है। और ये हो रहा है मियोसिस, जिसमें केवल रिप्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे आधा मौका इसलिए छोड़ रहा है ताकि जो बच्चा होगा, बच्चे के अंदर माता और पिता दोनों के गुण होंगे। ठीक है, कि हाफ माता की तरफ से आ रहा है, हाफ पिता की तरफ से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। काफी मतलब
सिंपल चैप्टर है। आप इसको इस वीडियो को एक दो बार और देख लेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।